गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अमेरिका के संविधान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अमेरिका के संविधान का निर्माण कब हुआ और अमेरिका के संविधान में क्या क्या प्रावधान रखे गए, इन सब के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा जारी की गई और जिसके निर्माता थॉमस जेफरसन थे। यानी अमेरिका भी पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था और 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने आज़ादी प्राप्त की। और इससे जो घोषणा पत्र में पहली बार कहा गया कि सभी व्यक्ति ईश्वर द्वारा समान बनाए गए हैं और उन्हें कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिसमें स्वतंत्रता और जीवन और सुख की प्राप्ति है। अमेरिका के संविधान का निर्माण फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा 1787 में हुआ और संविधान लागू हुआ वो 4 मार्च 1789 को। अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन के अनुसार अमेरिका में संविधान द्वारा सीमित सरकार की स्थापना की गई। आगे हम अमेरिकी संविधान की विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि अमेरिका के संविधान में जो विशेषताएं रखी गई है। पहली है लिखित संविधान। अमेरिका का संविधान भारत की तरह लिखित है, ना कि ब्रिटेन की तरह अलिखित। अमेरिकी संविधान आधुनिक युग का प्राचीनतम लिखित व निर्मित संविधान है। इसमें संशोधन और परिवर्तन होते रहे हैं, तथापि संपूर्ण संविधान एक क्रमबद्ध विधान के रूप में है। और दूसरी विशेषता है संक्षिप्त संविधान। यानी अमेरिका का संविधान संक्षिप्त है, छोटा है, जिसमें केवल 7 अनुच्छेद है और कुल 4000 शब्दों का यह संविधान 10 से 12 पृष्ठों में समाहित है। अमेरिका में भारत की तरह वहाँ पर इकहरा संविधान नहीं है। अमेरिका में राज्यों का अपना अलग संविधान है और संघ का अलग संविधान है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता को अपनाया है, ना कि भारत की तरह इकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया। अमेरिका का संविधान सुनिर्मित संविधान है, यानी इसे एक संविधान सभा के द्वारा, जैसा कि हमने पहले बताया कि 1787 में यह संविधान बनकर तैयार हुआ और 1789 को लागू हुआ। अमेरिका का संविधान कठोर संविधान है, ना कि ब्रिटेन की तरह ना तो लचीला है और भारत की तरह लचीला और कठोर दोनों का मिश्रण भी नहीं है, बल्कि वहाँ का कठोर संविधान है। और जो वहाँ एक मतलब संविधान संशोधन है कि विशेष प्रकृति है जो जटिल और धीमी है, और यही कारण है कि वहाँ पिछले लगभग 200 से भी अधिक साल में बहुत ही कम संशोधन हुए हैं। और जो संशोधन वहाँ पर अमेंडमेंट का तरीका है वो है कि दोनों सदनों की संसद, वहाँ की जो कांग्रेस है, कांग्रेस को वहाँ संसद को कांग्रेस कहा जाता है, तो कांग्रेस के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से तथा अनुमोदन 3/4 अर्थात जो 50 राज्य हैं उनमें से 38 राज्यों द्वारा होना चाहिए। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, यानी जैसे भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया है, संसदात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है, अमेरिका में जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती और न ही वह व्यवस्थापिका में से बनती है, बल्कि राष्ट्रपति वहाँ वास्तविक प्रधान होता है और संघीय राज्यों की समझ शक्तियाँ उसी में निहित है। कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण भी नहीं है तथा अमेरिकी कार्यपालिका एकल है। राष्ट्रपति का निर्वाचन भी एक निश्चित अवधि के लिए होता है और यह अपने कार्य के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। राष्ट्रपति और उसके मंत्रीगण कांग्रेस के सदस्य भी नहीं होते हैं। जैसा कि अपने यहाँ हम देखते हैं कि जो मंत्री होते हैं सांसद होते हैं और वो लोकसभा व राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य होता है।
आगे है संघीय स्वरूप, यानी अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अमेरिका में 50 राज्य हैं, पहले वहाँ पर 13 राज्य थे और वहाँ की जो संघीय व्यवस्था का निर्माण हुआ था तब आरंभ में ये 13 राज्यों ने आपसी समझौते के द्वारा इससे संघीय व्यवस्था को बनाया। और वर्तमान में जैसा कि हम बताया कि 50 राज्य हैं। संघात्मक पद्धति के अनुसार केंद्र और राज्य की शक्तियां संविधान द्वारा निर्धारित की गई है। साधारणतः यह सिद्धांत अपनाया गया कि राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं वहाँ भी संघीय सरकार के पास और स्थानीय महत्व के विषय राज्यों को सौंपे गए, लेकिन अमेरिका में जो अवशिष्ट विषय हैं वो राज्यों के पास है, जैसा कि भारत में संघ सरकार के पास है। शासन के तीनों अंगों में वहाँ न्यायपालिका सर्वोच्च है। व्यवस्थापिका के उच्च सदन सीनेट में संघ के सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है वहाँ पर। अमेरिका, जबकि भारत में हमने देखा कि राज्यसभा में जनसंख्या के अनुरूप सीटें हैं राज्यों से, लेकिन वहाँ सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। संविधान में निर्देश है वहाँ की इस व्यवस्था को भंग करने वाला कोई भी संशोधन वैध नहीं समझा जाएगा। अमेरिका में राज्यों की सरकारों की अनुमति के बिना किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्र व भूभाग में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसलिए अमेरिका की जो संघीय व्यवस्था है उसके लिए कहा जाता है कि अमेरिका में अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, जबकि भारत के लिए कहा जाता है कि भारत में जो संघीय व्यवस्था है उसमें विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। आगे जो विशेषता है वह है न्यायिक सर्वोच्चता। अमेरिका के संविधान की एक अन्य विशेषता न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत है, यानी अमेरिका में न्यायपालिका को सर्वोच्च माना है और इसीलिए मुनरो के अनुसार संवैधानिक विवादों के अंतिम निर्णायक के रूप में उच्चतम न्यायालय का विकास शासन प्रशासन को अमेरिकी लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन में से एक है। उच्चतम न्यायालय के पास संविधान की व्याख्या करने की महत्वपूर्ण शक्ति है। संविधान के नियमों के बारे में उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है। मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया है। वहाँ हमने देखा कि भारत में जो मौलिक अधिकारों का प्रावधान है वो अमेरिका से ही लिया गया है। तो अमेरिकी संविधान भारतीय संविधान की भांति ही जनता को अनेक मौलिक अधिकारों की गारंटी, भाषण एवं प्रकाशन की स्वतंत्रता देता है। किसी भी व्यक्ति को मनचाहे ढंग से बंदी नहीं बनाया जा सकता। अमेरिका में जो मौलिक अधिकार है वो निरपेक्ष है, जबकि भारत में सापेक्ष है। निरपेक्ष का मतलब है कि वहाँ पर नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, उन्हें सीमित नहीं किया जा सकता, जबकि भारत में कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ सापेक्ष मौलिक अधिकार है। अब जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है शक्ति पृथक्करण, यानी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है जो कि अमेरिकी संविधान का एक मूल आधार है। इस शक्ति पृथक्करण से तात्पर्य है कि जो संविधान की विधायी, कार्यकारी व न्यायिक शक्तियाँ हैं वो किसी एक अंग को ना सौंप करके पृथक अंगों को सौंपी जाए और एक अंग दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे ताकि व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे। यानी सरकार के तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। सरकार के तीनों अंगों के कार्य एवं कार्यकाल अलग अलग है। साथ ही तीनों अंगों को प्रशासित करने वाले प्रशासनिक अधिकारी भी अलग अलग हो। कानून के निर्माण का कार्य विधायिका का है, कानून को लागू करने का काम कार्यपालिका का है और कानून की व्याख्या का अधिकार न्यायपालिका का। राष्ट्रपति इस अमेरिका में इसे वास्तविक रूप में लागू भी किया कि जैसे हम फॉर एग्जांपल देख सकते हैं कि राष्ट्रपति वहाँ कार्यपालिका का संवैधानिक और वास्तविक, यानी अमेरिका में नाम मात्र और वास्तविक दोनों ही राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति सीधे आम जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, न कि विधायिका के प्रति। विधायिका के द्वारा राष्ट्रपति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता। विधायिका को निश्चित कार्यकाल के पहले भंग भी नहीं किया जा सकता। तो अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण को अपना करके व्यक्ति की स्वतंत्रता को संरक्षित करने का प्रयत्न किया गया है और शक्तियों के केंद्रीकरण को प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि शक्ति के केंद्रीकरण सरकार को निरंकुश बना देता है।
लेकिन साथ ही वहाँ पर शक्ति पृथक्करण के साथ एक नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांत को जोड़ दिया गया है। यानी सरकार के तीनों अंगों के बीच केवल शक्ति का पृथक्करण ही नहीं है, बल्कि तीनों के बीच में आपसी संबंध भी है। यानी एक अंग अपना कार्य करते समय दूसरे अंग से निर्देशित हो, जिसमें सरकार का एक अंग दूसरे अंग पर निगरानी भी बनाए रखता है। और फॉर एग्जाम्पल वहाँ देख भी सकते हैं कि क्योंकि यह व्यवस्था इसलिए कि कोई भी अंग निरंकुश ना हो, तो युद्ध की घोषणा का अधिकार वहाँ पर कांग्रेस को है, लेकिन सेनाओं के संचालन का अधिकार वहाँ राष्ट्रपति को दिया है। विधायिका द्वारा पारित किसी भी विधेयक कानून का रूप तभी धारण करेगा जब वहाँ राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा। विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो भी कर सकता है। संविधान में सेनाओं के संचालन का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन युद्ध की घोषणा का अधिकार कांग्रेस को है। राष्ट्रपति के द्वारा सारी संधियाँ जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ वो संपन्न की जाती है, लेकिन इन संधियों की पुष्टि के लिए वहाँ पर सीनेट के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति के द्वारा संघ सरकार से संबंधित अन्य नियुक्तियाँ की जाती है, परंतु इसके लिए भी सीनेट के सामान्य बहुमत द्वारा समर्थन पुष्टि आवश्यक है। मतलब सीनेट की पुष्टि जरूरी है उसके लिए भी। कांग्रेस राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है, और कार्यपालिका के द्वारा विधायिका का नियंत्रण वीटो के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति को सदन में संदेश भेजने की भी शक्ति है, और न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो हमने देखा कि वहाँ शक्ति पृथक्करण के साथ साथ नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत अपनाया गया। तो आई होप कि तुम्हें ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।